नमस्कार, आदाब, मैं शरिया आसिफ। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जीएसटी में बदलाव में किस किस को फायदा, क्या सस्ता हुआ क्या हुआ महंगा। उत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हिमाचल में बाढ़ के साथ लकड़ियों के बयाने को जंगल कटाई का कहा सबूत। पवन खेरा ने जीएसटी सुधारों के बाद राहुल गांधी को दिया क्रेडिट। बिहार बंद पर चिराग पासवान की आई प्रतिक्रिया, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। अक्टूबर में होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा, 2 या 3 चरणों में होगी वोटिंग। ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे टीकाराम जूली, रोकने पर हुई नोकझोंक। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा डील वाले बयान पर हमास की टिप्पणी, समझौते के लिए तैयार लेकिन इजरायली सैनिक। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी पर देशवासियों को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी है। दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी कम हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी टैक्स की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की है। जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर चीज़ों पर 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं। कई चीज़ों पर अब 0% टैक्स लगेगा। कुछ चीज़ों को 40% सेन टैक्स यानी पैप टैक्स स्लैब में जोड़ दिया गया है। ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे। आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे। आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पंजाब में भारी बारिश के चलते बनी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने भूस्खलन और बाढ़ को लेकर केंद्रीय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी किया है। इस दौरान कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में नदियों में लकड़ी के बहकर आने से जुड़ी तस्वीरों का उल्लेख किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की तरफ इशारा करता है। केंद्र और 4 राज्य सरकारों के अलावा कोर्ट ने एनडीएमए और एनएचएआई को भी नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट में अनामिका राणा नाम की याचिकाकर्ता की तरफ से उत्तरी राज्यों के मौजूदा हालात को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका को सुनते हुए चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने जंगलों की कटाई का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखे है। मीडिया रिपोर्ट से भी पता चलता है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे इधर उधर बह रहे थे। ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। जजों ने उनसे कहा है कि वो इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ले और कोर्ट को सूचित करें। जजों की तरफ से जताई जा रही चिंता पर सहमति जताते हुए मेहता ने कहा है कि हमने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ की है कि प्रकृति ने भी जवाब देना अब शुरू कर दिया है। जीएसटी सुधारों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि सरकार को आखिरकार राहुल गांधी की पुरानी सलाह माननी पड़ी, लेकिन इसमें 8 साल क्यों लग गए। जीएसटी काउंसिल की नई घोषणा के बाद कांग्रेस ने इसे देर से लिया गया फैसला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब आखिरकार आपको राहुल गांधी की सलाह माननी ही थी तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा दिया गया। पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा,
लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर, गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है। आपकी जेब काटी जा रही। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊजी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊजी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बाजार गांव क्षेत्र स्थित एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बुधवार देर रात हुए धमाके ने हड़कंप मचा दिया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी की RDX इकाई में घटी है। देर रात करीब 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रिएक्टर से धुआं निकल रहा था ना, तो हमको अलर्ट रहने के लिए बोला था। वो उतने में 5 मिनट में ब्लास्ट हो गए। 25 मिनट के बाद एकदम ज़्यादा हो गया और एकदम से ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होते ही पूरा अंधेरा छा गया, हमको कुछ दिख नहीं रहा था। और वैसे पत्थर गिर रहे थे इधर उधर। हम कैसे जान बचाते, कोई ड्रम के पीछे, कोई कैसे, कोई जंगल में भागे, कोई इधर भागे। ब्लास्ट हुआ तो पत्थर इतने दूर आ गए कि हमारे हमारे सामने बड़े बड़े पत्थर गिरने लग गए। तो हम झाड़सी से भागते हुए आए, तो तब भी मेरे सर पे वो पत्थर गिरा तो सर फूटा। ये घटना जो है ये 12:30 के करीब हुई। और वो प्लांट था CB, और मैं GB3 में काम करता हूँ। और GB3 से 500 मीटर के आसपास उसका डिस्टेंस था। और वहाँ पे ना ऐसा जैसे धूल निकल रहा था, जैसे 20-25 मिनट तक वैसे निकलता रहा। पहले कम में था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ के 25 मिनट के बाद एकदम ज़्यादा हो गया और एकदम से ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होते ही पूरा अंधेरा छा गया, हमको कुछ दिख नहीं रहा था। और वैसे पत्थर गिर रहे थे इधर उधर। हम कैसे जान बचाते, कोई ड्रम के पीछे, कोई कैसे, कोई जंगल में भागे, कोई इधर भागे। वैसे हम बचाते कैसे भी निकल के बाहर आ गए। कितने लोग इंजर्ड होते आपने देखा वहाँ पे? किस तरीके के लोगों को इंजरी हुई? इंजरी जैसे हमारे पास जैसे माइनर वाले थे। हमारे जो एम्बुलेंस में आए थे, हम जिस एम्बुलेंस में आए थे उसमें करीबन 12 लोग आसपास थे। हेड इंजरी वाले 2-4 थे, बाकी छोटे मोटे फ्रैक्चर्स वगैरह। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से भारत के कई राज्यों में हालात बेहद ख़राब हैं। देश के कई शहरों में जल जमाव, सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से अब पानी आसपास के इलाकों में घुसने लगा है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बाढ़ की वजह से स्थिति बेहद खराब हो गई है। शानू, नायब तहसीलदार जलालाबाद। तो यहाँ पर जो हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ से हमारी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंडर ये जलालाबाद तहसील है, जिसमें जो जलालाबाद के अंडर जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ के लिए रिलीफ जो सामग्री जा रही है, जिससे चारा जा रहा है पशुओं के लिए, जो कैटल जो फीड होती है प्रॉपर, और हरा चारा होता है या जो अचारी होता है,
और इसके अलावा हम राशन किट्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कई जगह पर जैसे कनेक्टिविटी कट होने की वजह से हम लोगों को बोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आने जाने के लिए। और इसके अलावा राशन किट्स होंगी, उनको जो बेसिक जरूरी जो है तरपालें जो हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं बारिश की। रेस्क्यू करके भी लाया जा रहा है। अभी हमारा जो चक खीवा वहां पर एक रिलीफ सेंटर ओपन हुआ है, वहां पर हम करीब 30-35 के करीब अभी लोग आ रहे हैं और अभी और भी आ रहे हैं। वहां पर पशुओं को भी रेस्क्यू करके लेकर आया जा रहा है। पानी अभी ठीक है, अभी चलो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम हो जाए पानी, और ये है। लेकिन ठीक है, अभी जो प्रशासन है वो लोगों के लिए खड़ा है, दिन रात हम काम कर रहे हैं। कभी भी हम वाया सरपंच सबके थ्रू हम जो अपील भी करते हैं लोगों से कि आप एक पैनिक ना हो, कोई भी आपको इश्यू आता है, हमारी हेल्पलाइंस नंबर है, वहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब कुछ मतलब अंडर कंट्रोल है, तो कोई भी इश्यू है तो आप हमसे वाया हेल्पलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके अपने जो ग्राउंड लेवल पर पटवारी हैं वो रेगुलर विजिट्स जो है हमारी भी हैं, अफसरों की, ऑफिसर्स की, और जो हमारे पटवारी हैं उनसे हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है तो कहाँ पर क्या सिचुएशन है। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। राहत सामग्री लोगों को पहुंचाई जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से बिहार में सियासी पराहाई है। इस बीच आज एनडीए ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद बुलाया। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में एनडीए का प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार बंद को लेकर एनडीए के साथी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई। चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया है जो कहीं से भी सही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की थी और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने यानी अक्टूबर में हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि नवंबर में 2 या 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है। सूत्रों की माने तो 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना भी संभव है। साथ ही आपको बता दें कि इस IR के बाद वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को जारी किया जा चुका है। मतदाता सूची का प्रकाशन इसी महीने के आखिरी में होना है। इसके बाद अब ये तय है कि बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया 22 नवंबर की तय समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा होगी, जबकि मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी जाएंगी। बिहार चुनाव का आधिकारिक रूप से ऐलान होना बाकी है, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां कुछ महीने पहले से ही तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ
एनडीए की ओर से सम्मेलन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। साथ ही आपको बता दें कि इस बार बिहार में मतदाताओं की संख्या कम रहेगी। पहले बिहार में 8 करोड़ के आसपास मतदाता थे। इस बार एसआईआर के बाद लाखों में नाम हटाए गए हैं। नाम हटाए जाने को लेकर ही विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए गए थे। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि डुप्लीकेट नामों को हटाया गया है या वैसे नाम काटे गए हैं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि एमएसएमई इतना महत्वपूर्ण है कि ये भारत की जीडीपी में 31% का योगदान देता है और निविर्माण में भी 35% का योगदान देता है। ये निर्यात में लगभग 46% का योगदान देता है। कृषि के बाद एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने छोटे उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए एमएसएमई इतना बड़ा महत्व है कि आप भारत के जीडीपी में 31% योगदान इसका है और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 35% हम लोग योगदान देते हैं और एक्सपोर्ट में करीब 46% का मेरा योगदान है। कहने का मतलब खेती के बाद सबसे बड़ा योगदान हमारा एमएसएमई का है। और अभी एमएसएमई के बारे में बोला गया कि जो हमारा एमएसएमई में है उसकी इकाई का गठन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो 2020 में हमारा एमएसएमई स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आज तक करीब 7 करोड़ एमएसएमई इकाई का हम लोगों ने गठन किया है और जिससे लगभग 29 करोड़ लोगों को स्वावलंबन प्राप्त हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई का बढ़ता दौर है, आगे बढ़ रहे हैं। पीएमईजीपी में भी हम लोग काफी पैसा लोगों को बिना बैंक गारंटी के दे रहे हैं, लोन रिकवरी हो रहा है। दूसरी बात, जो लोन देने की बात थी वो 45 दिन का टर्म था, उसको हम 90 दिन करने जा रहे हैं और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग आगे जब बढ़ाएंगे तो उनको बैंक से किसी प्रकार का कोई लेना नहीं पड़ेगा, गारंटी नहीं लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में एनडीए द्वारा बिहार बंद का असर आज जहानाबाद में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। सुबह से ही एनडीए समर्थक अरवल मोड़ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जुटे और जोरदार नारेबाजी के दौरान बंद समर्थकों का आरोप है कि वहां से गुजर रही एक शिक्षिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। इससे नाराज एनडीए कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका के साथ धक्का मुक्की कर दी। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षिका को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ अरबन मोड़ पर ही बंद समर्थकों ने एक आरजेडी समर्थक को रोक लिया, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। देखिए, एक तो इनका बंद पूर्ण रूप से असफल है और बिहार ने आज बता दिया है कि कहीं कोई अपमान नहीं हुआ किसी की भी मां का। मां होती है। ये खाली अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। खुद को थप्पड़ मार के और दूसरों की तरफ उंगली कर देना और दहाड़ मार के रो देना, ये इन भाजपाइयों की पुरानी आदत रही है। हम तो कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप राजनीतिक शास्त्र में एक अलग से पाठ जुड़वा दीजिए कि झूठ, जुमलों और गाली गलौज की खाद से कैसे वोटों की फसल तैयार करें। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, उपलब्धि है नहीं, तो अब यही रह गया, ये जुड़वा दीजिए। सरकारी जनता के पैसे से जनता के लिए आयोजित कार्यक्रम में अब सरकारी मंच से आप स्वयं का प्रचार कर रहे हैं, अपना पीआर कर रहे हैं। अब उस मंच में जो जीविका दीदियों के लिए हुआ, इन्होंने 90 बार से अधिक मां का और गाली का प्रयोग किया शब्द का, तो खुद का पीआर कर रहे हैं ये। आप ये बताइए कि बिहार में जो 4 करोड़ से अधिक हमारी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके बच्चे, बेटे, पति बेरोजगार हैं, आपको उनके आंसू नहीं दिखते हैं? आपने 11 साल से उनको बेरोजगार रखा है। आपकी एनडीए की बिहार की सरकार ने 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। राजस्थान के जालौन जिले के चिदरवाना उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर लूनी नदी में उफान आने से एक गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। साथ ही आसपास के गांव सहित
उपखंड मुख्यालय का संपर्क कट गया है। दरअसल पाटवा गांव में एक महीने में दूसरी बार लूनी नदी का पानी पहुंचने से पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव से उपखंड मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर जाने के लिए नदी के इस पानी को पार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। देखिए, राजस्थान में अतिवृष्टि की वजह से 90% किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया। जब आपदा राहत मंत्री ने जवाब दिया कि विशेष परिस्थितियां हो चुकी हैं, 22 जिलों में तो अति से भी ज्यादा वृष्टि हो गई है और 16 जिलों में क्रिटिकल सिचुएशन, जब विशेष परिस्थितियां बन चुकी हैं और मैंने ये पूछा कि विशेष परिस्थितियों में क्या सरकार क्यों नहीं विशेष पैकेज बनाती है उन 22 जिलों के लिए जहां विशेष परिस्थितियां बन गई है, और इतने में बीजेपी के सारे जो नेता हैं वो बौखला गए। अध्यक्ष जी अनर्गल बातें करने लगे, तुम कमाते हो, तुमको मैं बता दूंगा। एक सदन की कुर्सी पर बैठने वाले, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता है। लेकिन इस मुद्दे को, मुआवजे वाले मुद्दे को, अगर बीजेपी के मंत्री सोचते हैं कि लड़ने से, धमकाने से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, आखिरी सांस तक मुआवजे की लड़ाई को लड़ा जाएगा। बूंदी जिले में बड़ा आंदोलन हुआ है। पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक हैं विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इसके ऊपर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए और खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया था। जनता की आवाज उठाएंगे, इनको सुननी पड़ेगी। ये हमारा लोकतंत्र है, इसको ये लोग कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर नहीं होने देंगे। जूली साहब, बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी 2 खेमों में बटी हुई थी। आज विपक्ष कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, 72,000 करोड़ रुपए वो माफ हो जाए की बात करें। तो आप यहाँ पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो आक्रामक जो है वो नजर। किसानों की आवाज हम अंदर भी उठाएंगे। हमें जिस प्रकार से रोका है ये गलत है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। हमास ने बुधवार को दोहराया कि वो गाजा में एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसके तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में सहमति के मुताबिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद की है जिसमें उन्होंने हमास से सभी 20 बंधकों को रिहा करने की मांग की थी। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान जारी कर हमास की टिप्पणियों की आलोचना की है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमास पुष्टि करता है कि वो एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के मुताबिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि हम इस समझौते में गाजा में युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और इजरायली सैनिकों की वापसी भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा हमास ने सभी सीमा चौकियों को खोलने और गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए कार्य शुरू करने की मांग की है। ये बयान क्षेत्र में चल रहे तनाव और संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सके। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में हमास की टिप्पणी की आलोचना की है। इससे संकेत मिलता है कि इजराइल इन शर्तों को आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।